नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ नाटक में भी हम जो देखेंगे उसमें इससे पहले कि हमने कई नाटकों में देखा था, नाटक के उद्भव और विकास से सीधी हमारी क्लासेस जो हैं वो क्रमबद्ध चल रही हैं। अगर आप को ये क्लास पहली बार मिल रही है तो अगर आपको लगता है कि ऐसी क्लास हमें और चाहिए या हमें बैच से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में यदि आपको कोई और जानकारी लेनी है, जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी चलती रहती हैं, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करनी है या कोई अन्यत्र जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि अभी तक आप नाटक पढ़ते हुए आ रहे थे, तो नाटकों में आज हम देखेंगे प्रसादोत्तर नाटक, यानी कि प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद के समय का जो युग था, यानी कि छायावाद का जो युग था, उससे आगे हम बढ़ रहे हैं, यानी कि हम बढ़ रहे हैं प्रसादोत्तर, यानी कि छायावादोत्तर जिसको कहा गया है। तो यहाँ पे जो छायावादी कवि हैं, यदि उन्होंने यहाँ पे कोई नाटक लिखा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना तो पढ़ेंगे नहीं कि रचनाकार का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ जितना परीक्षा उपयोगी था उतना हम आपको पढ़ाते हुए यहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि जितना विस्तृत हमको काव्य में देखना था उतना हम देख चुके हैं। ठीक है। तो आज के पहले नंबर पे बात करेंगे हम, ये जो हम नाटक पढ़ेंगे ये प्रमुख समस्यापूर्ण नाटक रहेंगे। प्रसादोत्तर नाटकों में भी समस्यापूर्ण नाटक हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे हम सेठ गोविंद दास की। सेठ गोविंद दास का नाटक है पहला विकास 1941 का, सेवापथ 1940 का। इसी के साथ में तीसरा नाटक है हमारा प्रकाश 1935 का। प्रकाश 1935 का है। इनके बहुत ज़्यादा नहीं, जो परीक्षा उपयोगी हैं उनको हाईलाइट कर देंगे। संतोष कहाँ 1945 का है। महत्व किसे 1947 का। गरीबी और अमीरी 1947। गरीबी अमीरी, गरीब इरादे अमीर इरादे। तो कोरिलेट रचनाओं को आप एक जगह नोट करके चलिएगा। कर्ण 1946। पाकिस्तान 1946। पाकिस्तान जो इनका नाटक है, इसमें भारत और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है, जो अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि जिसको अगर आप वैसे देखना चाहें जैसे जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो ये अल्पसंख्यक जो है ये एसटी में आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति वाले जो वर्ग होता है हमारा, वो अल्पसंख्यक वर्ग होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान नाटक में उन्होंने दिखाया है 1946 में, इस समय है कि इसमें भारत और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक थे उसमें उन लोगों में जो असंतोष फैला था उसको इन्होंने चित्रित किया है। ठीक है। तो ये इसकी विषय वस्तु है, जितना मैं परीक्षा उपयोगी था उतना बताया। सिंहलदीप 1966। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, सिंहलदीप करके कई रचनाओं में इसका जिक्र आया है। जैसा एक तो चर्चित रचना है पद्मावत। पद्मावत के बाद में ज़रा कमेंट आप कीजिए, देखें कि काव्य में भक्ति काल आपको मतलब कितना याद रहा है। हमने बताया था कि पद्मावत से अलग भी सिंहलदीप किसी रचना में आता है। कमेंट कीजिए जरा कौन सी रचना है जिसमें सिंहलदीप का वर्णन आता है। ठीक है। देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं जो गहन तैयारी में लगे हुए हैं या यूं ही क्लास देख के छोड़ देते हैं। देखिए, आपको क्लास जो सारी दी जा रही हैं, आपको इन क्लासों में जब आपने शुरू से आप हमसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने आपसे शुरू से कहा था कि आप नोट्स अगर बना सकते हैं, तथ्यों का एक जगह संकलन कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। क्योंकि परीक्षाओं के समय पे क्या होता है कि 4 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आपने जो तथ्यों का एक जगह अच्छा संकलन किया है आप उसको पढ़ लें। आप यदि कोई किताब भी पढ़ रहे हैं दूसरी, सपोज मानिए आपने अपने पास एक तथ्यों का संकलन कर रखा है, बहुत बच्चों को पहली क्लासों में बहुत बताया था कि आप किस तरह से नोट्स बनाएं, लेकिन आपका क्या होता है कि आपको लगा कि मैम की क्लास कंप्लीट हो गई, आप तुरंत भाग जाएंगे क्लास छोड़ के। अब आगे जो मैम 2-3 मिनट में आपको कुछ बताने वाली हैं वो आप सुनते ही नहीं हैं। तो इसमें क्या होता है कि नोट्स बनाने का आपको तरीका बताया था पहले, कई क्लासों में बीच बीच में बताया है। स्पेशली
वीडियो बनाने का बहुत बच्चों की कॉल आती है, मतलब मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आती हैं कि मैम उस वैकेंसी के लिए वीडियो बनाइए, उस वहाँ के सिलेबस के लिए सिलेबस को डिवाइड करते हुए वीडियो बनाइए। देखिए मेरा ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है, तो एक संस्था के रूप में है। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको भ्रमित करूं, और भ्रमित भी नहीं करूंगी तो समय भी नहीं रहता है, समय का अभाव रहता है। उसके बाद अगर हाँ आपको पाठ्यक्रम की या कोई जानकारी लेनी है, आप जब कमेंट करते हैं तो आपको किसी भी क्लास में बता दिया जाता है कि ये पाठ्यक्रम है। हमारा ये नहीं रहता है कि आइए और तुरंत अगले दिन वैकेंसी आ गई है, ठीक है, आप इस तरह तैयारी कीजिए, आप इस तरह कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब समय मिले, जहाँ समय मिले, जिस परिस्थिति में समय मिले, आप वहाँ पढ़िए। आपका है, आप दिन में नहीं पढ़ सकते, आप रात को पढ़िए। जो हाउस वाइफ है उनको लगता है कि भाई हम रात में नहीं टाइम निकाल सकते, आप दिन में निकालिए। आपका है कि क्या कहते हैं, बहुत से बच्चे लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। देखिए जब आपको पढ़ना होता है तो आपको पढ़ना ही होता है, वहाँ पे फिर ये मायने नहीं रखता है कि आपको कितना काम है, क्योंकि जब आपका मन मस्तिष्क पढ़ने पे रहेगा। जो हाउस वाइफ है ये बहुत ज़्यादा मैसेज करती हैं, और कई तो मैसेज इस तरह करती हैं मुझे कि मैम आपको पता है ना कि हाउस वाइफ के पास कितना बिजी शेड्यूल रहता है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। अरे भाई, सभी के साथ यही होता है, सभी का समय शेड्यूल बहुत व्यस्त है। मेरा हो सकता है आपसे भी ज़्यादा हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा आपका हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब आपको पढ़ना होगा तो आप काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो ध्यान है वो आपकी किताबों पर ही होगा। आप चिंतन मनन करते हुए जब पढ़ते हैं तो तैयारी बहुत बेहतर हो जाती है। आप अभी आधे घंटे में, या मैंने जब अब क्लास ली है, अगर आपको नहीं आ रहा है कि सिंहलदीप किस रचना में आया है पद्मावत के अन्यत्र, आप क्या करेंगे, आप मतलब उस समय की जो रचनाएं थी, सूफी काव्य धारा की जो रचनाएं थी, आप उनको मन मस्तिष्क में दौड़ाते रहिए। सोचिए कौन कौन से पात्र मैम ने पढ़ाए थे, कौन सी किस किस में कहाँ के क्षेत्र का मैम ने वर्णन किया था। इतना विस्तृत आपको दिया है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ से प्रश्न बचने की संभावना है। बढ़ेंगे तो वहीं से, लेकिन बचेंगे नहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। इसके साथ ही जब आप देखेंगे कि ये जो मतलब तथ्य हैं, हम इनको एक जगह फिर दोबारा से इकट्ठा करते हैं। कई बार बताया है, पात्रों की सिमिलैरिटी है उसमें रखिए, कथा क्षेत्र एक है उसको रखिए, रचनाओं का क्षेत्र एक है उसको रखिए, ठीक है। तो इस तरह के क्षेत्रों को जब एक एक करके आप रखते चले जाएंगे, एक एक जगह इकट्ठा करते चले जाएंगे, तो आपके पास अच्छा संकलन हो जाएगा। आप किसी अन्यत्र बुक को पढ़ रहे हैं तो आप उसी नोट्स में जगह छोड़ के रखिए, आप उसी नोट्स में ऐड कर लीजिए। उसके बाद क्या लगेगा कि आप सारी किताबें जो आपके पास 3 4 5 किताबें होंगी, आप उनको एक किनारे कर दीजिए। परीक्षा की तिथि जब निर्धारित हो जाए, आप बस अपने उस नोट्स को, जो आप संकलन हमारे माध्यम से कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो कराया जा रहा है, उसका संकलन आप एक जगह कर रहे हैं, तो आप उसका रिवीजन करते रहिए। देखिएगा आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो जाती है। अगर आप टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको देखना है कि टेस्ट पेपर कैसे बनता है, परीक्षा से पहले आपको है कि हाँ भाई इस बार टीजीटी पीजीटी में एक सीट मेरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रहण और त्याग। ग्रहण और त्याग में जो इनका नाटक है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें गांधीवाद और साम्यवाद को मिलाने का प्रयास इन्होंने किया है, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की बात करें तो पहला नाटक है इनका अशोक 1927 का, गरुड़ ध्वज 1945 का, वत्सराज 1950 का। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूके वीके लग रहा है, यूके पीएससी में ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न बन चुका है वत्सराज का। दसवाश्वमेध 1950 का नाटक है। वितस्ता की लहरें 1953 का, धरती का हृदय और काल विजय। बात करते हैं गंगा द्वार 1974 का नाटक है। राक्षस का मंदिर 1931 का नाटक है। सन्यासी 1930 का महत्वपूर्ण है। मुक्ति का रहस्य 1932 का महत्वपूर्ण है। राजयोग 1933 पढ़े रहिएगा। सिंदूर की होली 1934 का।
सिंदूर की होली की जो कहानी है, इन्होंने इसमें एक सामाजिक विसंगति को चित्रित किया है। क्या किया है कि मनोरमा और एक उसकी दोस्त होती है, तो ये एक मतलब जैसे बाल विवाह हो जाता है, उसके बाद में जो बालिका होती है वो विधवा हो जाती है। इसको चित्रित किया गया है कि क्या वो विवाह कर सकती है। ये जो नाटक है ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है, सिंदूर की होली, क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश जो हायर एजुकेशन है उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आधी रात 1934 का है। देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के कौन कौन से नाटक महत्वपूर्ण हैं। अशोक 1937 का, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें, दशाश्वमेध, राक्षस का मंदिर, ये इनके परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण नाटक हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले नाटककारों को देखते हैं। देखिए, जितना परीक्षोपयोगी है उतना आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। जितना हमें लगता है कि हाँ यहाँ से क्षेत्र विशेष से प्रश्न बन सकता है, तो वो भी हम कराने का आपको प्रयास करते हैं। अनावश्यक कमेंट से आप बचते रहिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे शाम को 7 से 9 के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। बात करते हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी की। उपेंद्र नाथ अश्क जी की समस्या पूर्ति के समस्या प्रधान नाटकों में पढ़ रहे थे। पहला है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत की बात करें तो 1935। दूसरा है स्वर्ग की झलक। स्वर्ग की झलक, देखिए उपेंद्र नाथ अश्क जी ने स्वर्ग की झलक भी दिखा दी है अपने नाटक में, पढ़िएगा, अच्छा है। छठा बेटा। छठा बेटा बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इनका और इसकी विषय वस्तु भी अच्छी है। जय पराजय 1937। जय पराजय 1937। देवताओं की छाया। देवताओं की छाया की यदि बात करें तो 1940 का है। अलग अलग रास्ते। अलग अलग रास्ते। अलग अलग रास्ते की बात करें तो 1954 का है, ठीक है। 7वें नंबर पे बात करें अंजो दीदी। अंजो दीदी 1955। 8वें नंबर पे बात करें तो भंवर 1961। 9वें नंबर पे बड़े खिलाड़ी। बड़े खिलाड़ी की यदि बात करें तो 1967। 10वें नंबर पे लौटता हुआ दिन। लौटता हुआ दिन की बात करें तो 1972। इसी के साथ में 11वें नंबर पे इनका उपन्यास है कैद और 12वें नंबर पे है उड़ान। ये इनके नाटक हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और तथ्यों को क्लियर करते हैं। चलिए बात कर रहे थे उपेंद्र नाथ अश्क जी की। उपेंद्र नाथ अश्क जी की जब बात कर रहे हैं तो पहला नाटक है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत अच्छा नाटक है, इनका परीक्षोपयोगी है 1935 का, ठीक है। स्वर्ग की झलक 1940 का है, यहाँ पे पढ़ के निकलिएगा आप इसको। छठा बेटा। छठा बेटा परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण है 1940 का। आपको याद होगा, अगर देखिए कई बार क्या होता है कि हम सीधे से कथा मतलब जो स्टोरी है, जो कथानायक मतलब कथानक है, अगर वो आपको बता देते हैं तो हो सकता है वो आपको याद ना हो। लेकिन जब हम एक कहते हैं ना कि कोई किसी दूसरी भूमिका को साथ में मिला देते हैं तो वो चीज़ तथ्य ज़्यादा याद रहते हैं। छठा बेटा आप सभी लोगों ने, एक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है
बागवान, वो देखी होगी। इसमें जब आपने देखा होगा जो सलमान खान है अभिनेता, तो ये एक तरीके से उनके चौथे बेटे होते हैं, ठीक है। जो अलग के बेटे होते हैं इनको ये उठा के लाते हैं और फिर उनको पढ़ाई पूरी कराते हैं और बाद में वो उनका साथ देते हैं, अमिताभ बच्चन जी को वो महत्व देते हैं। बाकी उनके अपने जो बेटे होते हैं वो इनको महत्व नहीं देते हैं। सेम जो भूमिका है वो छठा बेटा नाटक की है। इसमें भी वही होता है कि जो छठा बेटा होता है अलग से मतलब उनको कहीं पे मिला हुआ, वो इनको अपने जो उसके माँ बाप होते हैं उसको समझता है, उनकी केयर करता है। बाकी उनके जो अपने खुद के बेटे होते हैं वो उनकी देखभाल नहीं करते हैं। तो आप छठा बेटा जो नाटक है 1940 का, मान के चलिएगा कि सेम बागवान जो मूवी है, या तो ये मान लीजिएगा कि बागवान मूवी के आधार पर नाटक है या नाटक के आधार पर वो फिल्म बनी हुई है, ठीक है। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आप समझ जाएंगे कि इसकी कथा भूमि क्या हो सकती है। देखिए, अगर इस तरह के कुछ कथानक भी आते हैं तो भी आप पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जय पराजय 1937 की, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजो दीदी 1955। अंजो दीदी यहाँ पे एक जो नाटक है इसमें दिखाया गया है मशीनीकरण के रूप में व्यक्ति का चित्रण। मतलब जो अंजो होती है, अंजो दीदी, एक तरीके से उसका रहता है कि हिटलर टाइप जिसको कहते हैं ना, हिटलर, वो हिटलर टाइप की रहती है। उसका अंजो का खुद का रहता है कि जो भी काम है वो एक फिक्स टाइम पर ही होना चाहिए। जैसे कि आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले व्यक्तियों से यदि आप कभी मिलेंगे, या हो सकता है बहुत से कैंडिडेट आर्मी में हों भी, या उनके अपने गार्जियन या कोई भी, उनका रहता है कि ना वो पंचुअल रहते हैं बिल्कुल। अगर उनको है कि हमें 8 बजे खाना खाना है रात्रि, तो वो 8 बजे ही खाना खाएंगे, उसके ना इधर खाएंगे ना उधर खाएंगे समय के। उनके अपने समय निर्धारित रहते हैं बिल्कुल। आर्मी वाले जो होते हैं बहुत अधिक पंचुअल होते हैं। मुझे लगता है कि इतना कोई भी नहीं होता है अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पे जो अंजो दीदी हैं वो क्या करती हैं, वो देखती हैं कि एक तरीके से जैसे व्यक्ति ना होके रोबोट है। वो चलाने का प्रयास करती है कि व्यक्ति को रोबोट की तरह, कि आप इस समय उठो, इस समय खाओ, इस समय पढ़ो, इस समय सो। तो ऐसा नहीं होता है, इधर उधर टाइप हो जाता है। लेकिन वो बिल्कुल आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा लिप्त होती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये उन पर आधारित है, अच्छा नाटक है। भंवर 1961 का, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन। तो अंजो दीदी भी आप याद रखिएगा, देवताओं की छाया में, जय पराजय, स्वर्ग की झलक भी, कैद और उड़ान भी आप इनका पढ़े रहिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस नाटक को आपको लगता है कि हमने इसकी कथा भूमिका बता दी है, परीक्षा उपयोगी इसकी कथा भूमि है, तब कथा भूमिका है, तब आप उसको अलग से नोट कर सकते हैं। हर तथ्य नहीं होता है कि आपको लिखवाया जाए, अगर आपको लगता है तो आप नोट कीजिए। आगे बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करें तो राजमुकुट 1935, राजमुकुट 1935। दूसरे नंबर पे बात करें तो अंतःपुर का छिद्र, अंतःपुर का छिद्र, अंतःपुर का छिद्र की बात करें तो 1940 का है। तीसरा है ययाति, ययाति की बात करें तो 1951 का। चौथा है तुलसीदास। देखिए, महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि तुलसीदास करके आलोचना भी है ना। तो 1974 प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने तुलसीदास नाम से रचना नहीं लिखी है। आत्मदीप 1978, आत्मदीप 1978। बात कर लेते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी की।
वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी की बात करें तो इनका पहला नाटक है खिलौने की खोज। खिलौने की खोज। खिलौने की खोज के समय की बात करें तो 1950। दूसरा है झांसी की रानी, ऐतिहासिक नाटक है झांसी की रानी 1948। तीसरा है पूर्व की ओर 1950। पूर्व की ओर 1950। चौथा नाटक है इनका बीरबल 1950। बीरबल 1950। बीरबल 1950। कश्मीर का कांटा। कश्मीर का कांटा समय की यदि बात करें तो 1948। छठे नंबर पे बात करें फूलों की बोली। फूलों की बोली समय की बात करें तो 1947 का है। सातवें नंबर पे बात करें ललित विक्रम 1953। ललित विक्रम 1953। इसी के साथ में बात करते हैं विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी की बात करें तो इनका नाटक है नए हाथ 1958। नए हाथ 1958। विष्णु प्रभाकर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। विष्णु प्रभाकर यानी कि इनके जो समस्या परक नाटक थे वो था डॉक्टर 1958 और दूसरा है युगे युगे क्रांति 1969। युगे युगे क्रांति 1969। रामकुमार वर्मा की बात कर लेते हैं। रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा की बात करें तो कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव के समय की बात करें तो 1954 और दूसरा है विजय पर्व 1954। विजय पर्व 1954। रांगे राघव जी की बात कर लेते हैं। रांगे राघव जी की यदि बात करेंगे तो स्वर्ग भूमि का यात्री। स्वर्ग भूमि का यात्री 1951। आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे समस्या परक नाटक वो हम देख चुके हैं। आगे देखेंगे समकालीन नाटककारों को। चलिए तो अभी की जो आज की हम क्लास रखेंगे वो यहीं तक रखेंगे। तो गोविंद बल्लभ पंत की बात करें राजमुकुट 1935, अंतःपुर का छिद्र 1940, ययाति 1951 पढ़े रहिएगा, तुलसीदास 1974 पढ़े रहिएगा, आत्मदीप 1978। वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो खिलौने की खोज 1950, झांसी की रानी 1948 ऐतिहासिक नाटक है, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950, कश्मीर का कांटा 1948, फूलों की बोली थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, फूलों करके बहुत रचनाएं हैं, 1947 का नाटक है, ललित विक्रम 1953 का, विनोद रस्तोगी का नए हाथ परीक्षोपयोगी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, विष्णु प्रभाकर वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे इनके दो नाटक हैं, समस्या नाटक, डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969। ठीक है। रामकुमार वर्मा कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, रांगे राघव का है स्वर्ग भूमि का यात्री 1951। तो ये थे आपके समस्या पूर्ति वाले जो समस्या परक नाटक होते हैं वो थे। तो यहाँ पे आपके जो प्रसादोत्तर युग में जो समस्या परक नाटक थे वो हम देख चुके हैं। आगे की जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे समकालीन नाटक, और अब हमारे समकालीन नाटक शुरू हो गए हैं। इसमें हो सकता है बीच में आधुनिकता बोध से संबंधित हम अलग रख दें श्रेणी में लाके, वरना समकालीन नाटकों में ही हम संपूर्ण नाटकों का
मतलब एक तरीके से देखा जाए तो समापन करेंगे और महिला नाटककारों को भी देखेंगे। तो अभी की जो क्लास है हमें लग रहा है कि यहीं तक रखनी चाहिए, क्योंकि समकालीन नाटकों को हमें अगली क्लास में देखना होगा। तो इस अभी की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। यदि आपको बैच से संबंधित, टेस्ट से संबंधित या कोई और जानकारी लेनी है तब आप हमें कॉल करेंगे। कॉल के लिए जो हमारा नंबर है वैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत बच्चों को नहीं मिल पाता है तो 9568802463 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे जब भी आप करेंगे साधारण ही कॉल कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कॉल इस पे ना कीजिएगा। यदि आपको कोई डेमो टेस्ट पेपर देखना है या कुछ तो आप व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और वैसे यदि आपको बात करनी है तब आप साधारण कॉल करेंगे। आपको शोध या किसी विषय से संबंधित हमसे कोई जानकारी लेनी है तब आप शाम को 7 से रात्रि 9 बजे के बीच में आप कॉल करेंगे। इससे पहले आप हमसे बात करने के उद्देश्य से कॉल ना करें, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे नाटकों पे समकालीन नाटककारों के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार।